ठीक है। तो आज हमने कल की क्लास में हमने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी तक के हमने देखा था। बाकी की चीज़ें आज हम यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। थर्मोडायनेमिक्स ये सब चीज़ें हमने पढ़ लिया था, लिमिटेशन भी पढ़ लिया था, मैक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक देखा था, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, बाउंड्री क्या होती है, इन सभी के बारे में हमने चर्चा किए थे। ये भी पढ़ा था कि ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, होमोजीनियस सिस्टम, हेट्रोजीनियस सिस्टम, ये सब क्या होते हैं। आगे हमने पढ़ा कि थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है। आपने देखा था दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, एक एक्सटेंसिव और दूसरी इंटेंसिव। इंटेंसिव की अगर बात करते हैं तो जो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती वो प्रॉपर्टी कहलाती है आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की वह प्रॉपर्टी जो कि मास के ऊपर डिपेंड करती है, मतलब द्रव्यमान के ऊपर जो राशियाँ निर्भर करती है वो कहलाती है आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और इंटेंसिव की हमने देखा कि ये द्रव्यमान के ऊपर निर्भर नहीं करती। ठीक है, इनके कुछ एग्जाम्पल भी देखा था, जैसे एक्सटेंसिव के देखा था एंथैल्पी, मास, वॉल्यूम, एनर्जी, वेट। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा था इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो कि मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ये इंडिपेंडेंट होती है। स्पेसिफिक हीट हो गया, सरफेस टेंशन हो गया, मोलर हीट कैपेसिटी हो गई, विस्कोसिटी हो गई, ये सारी चीज़ें होती है। ठीक, उसके बाद हमने देखा था कल की क्लास में स्टेट कि स्टेट क्या होती है ना। तो इसमें बताया था मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम, जैसे कि जिसे मापा जा सकता है, जैसे कि हमने देखा प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, etc, ये सब आपकी स्टेट वेरिएबल प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, आगे अगर देखते हैं तो स्टेट की फंक्शन भी देखा था कि कैसे कैसे स्टेट के अलग अलग फंक्शन होते हैं। तो हमने देखा कि फ्रिज से अगर हमने बर्फ निकाल दिया तो क्या हुआ कि वो एक तरह से आपका स्टेट चेंज कर देगा। थोड़ी देर आप प्लेट में रखिए बाहर, थोड़ी देर बाद अपनी स्टेट को चेंज कर लेगा, मीन्स कि सॉलिड स्टेट से उसने लिक्विड स्टेट में वो कन्वर्ट हो गया। अब अगर हम उस पानी को गैस पे रखते हैं और उसे हीट देते हैं तो वो भी फिर अपनी हीट चेंज कर लेता है और अपनी लिक्विड स्टेट से वो गैसी स्टेट में चले जाता है। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं कि अलग अलग स्टेट चेंज होते हैं। ऐसे हर एक आपके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं है ना, इनकी भी स्टेट चेंजेस होते रहती है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, मतलब थर्मल में इक्विलिब्रियम की ज़रूरत होती है, मतलब साम्य अवस्था की ज़रूरत होती है। जैसे हमने देखा घर की जब छत ढालनी होती है तो जब हमें प्लेन छत डालनी होती है तो हम पूरे चारों तरफ की दीवारें बराबर करते हैं, तभी छत ढाली जाती है। एक को ऊपर उठा दिया और एक को नीचे रख दिया, ऐसे में छत नहीं ढलती है ना, घर की बता रहे हैं। ठीक, तो ऐसे ही आपकी थर्मोडायनेमिक्स की जब हम स्टडी करते हैं तो उसमें भी कुछ चीज़ें इक्विलिब्रियम में रखी जानी आवश्यक होती है। ठीक है, इक्विलिब्रियम मतलब साम्य अवस्था में सबका बैलेंस। अगर हम बात करें जैसे तराजू वेटिंग मशीन होती है, उसमें जैसे आप देखिएगा ये दोनों पल्ले क्या होते हैं, बैलेंस में होते हैं। सेम पैटर्न पे हमने देखा कि ये भी आपके थर्मोडायनेमिक्स में थर्मल इक्विलिब्रियम की ज़रूरत होती है, केमिकल इक्विलिब्रियम की प्लस मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, इन तीनों इक्विलिब्रियम की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, आगे अगर देखते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है तो इसमें बताया है सिस्टम एंड सराउंडिंग एट द सेम टेम्परेचर एंड नो एक्सचेंज ऑफ हीट, मतलब किसी सिस्टम का और सराउंडिंग का दोनों का टेम्परेचर एक जैसा है तो उसे कहेंगे कि वो आपस में एक दूसरे में अब हीट एक्सचेंज नहीं करेगा, तो वो हो गया आपकी इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन। जैसे कि हम देखते हैं, मान लीजिए ये मोबाइल हमारा कोई एक सिस्टम है। अब मोबाइल का टेम्परेचर भी देखो नॉर्मल है, मान लो 30 डिग्री सेल्सियस है, बाहर का भी टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या होगा इसका हीट इसमें एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं होगा, मतलब एनर्जी का या हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि इसमें मेरी हीट लगातार इस मोबाइल से हीट जनरेट हो रही है, चालू है, तो क्या होगा इसकी जो एनर्जी होगी ये एटमॉस्फेयर में या एनवायरनमेंट में क्या होगी, एक्सचेंज होने लगेगी। तो हमने देखा कि हीट का जब इक्विलिब्रियम में नहीं रहती चीज़ें तो हीट लगातार एक्सचेंज होते रहती है ना। जैसे कि दोनों की जब तक कि दोनों सेम स्टेट में नहीं आ जाती, जैसे मान लीजिए कि मोबाइल का टेम्परेचर मेरा कितना है 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक, और आपका बाहर का एटमॉस्फेयर का कितना टेम्परेचर है कि 30 डिग्री सेल्सियस है, मतलब मोबाइल का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। तो बोला गया है इसमें कि वो हीट जब तक कि दोनों की बराबर नहीं हो जाती तब तक कि वो लगातार चेंज होते रहेगी। अब दोनों जैसे मान लो उसका कितना था 30 था और इसका कितना था 35 या 36 था, तो दोनों की 33 जब तक कि नहीं हो जाती, मतलब 36 है तो 33 डिग्री सेल्सियस इस मोबाइल का भी और इस बाहर के वातावरण का भी जब तक कि समान नहीं हो जाता तब तक कि जो हीट एक्सचेंज होना होती है वो बंद नहीं होगी, वो लगातार अब होती रहेगी।
तो इसे कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, आगे बताया है टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। एग्जांपल वाटर विथ इट्स वेपर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसमें एक एग्जांपल दिया है कि इसमें जो टोटल एनर्जी रहती है वो रिमेन कांस्टेंट रहती है, मतलब वो एज इट इज़ बनी रहेगी। ऐसा नहीं कि कहीं लॉस हो गया, वो उतनी रहेगी। बस ये रहेगा कि दोनों में एक बैलेंस आ जाएगा। जैसे हम दुकान में जाते हैं सब्जी तौलने के लिए, तो वो वेट रखता है एक साइड और उतनी सब्जी रखता है, तो बैलेंस में आता है, तभी तो आप उसको लेते हैं ना, अदरवाइज थोड़ी लेते हैं। तो सेम उसी की बात किया है। वो जब से वेट इक्विलिब्रियम था, तो ऐसे ही ये भी क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी कि किसे थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं, बताने की बात कही गई है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम समझ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो हमने देखा था कि भाई NH3 मतलब केमिकल रिएक्शन के पहले जितने कंपोनेंट थे, जितने एलिमेंट्स थे, वो उसके बाद में उतने ही रहे। तो उसमें बोला है कि केमिकल रिएक्शन के बाद में चीज़ें नहीं बदलती है ना, उतनी ही रहती है, ठीक, जितनी की पहले थी केमिकल रिएक्शन के पहले। आगे अगर बात करें मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या है, नो मूवमेंट ऑफ मैटर इन सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। मतलब कि केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि मूवमेंट ऑफ मैटर, मतलब जो भी वस्तु है उसमें जो उपस्थित पदार्थ की मात्रा है वो सिस्टम में कहीं मूवमेंट नहीं होगी, ठीक है, सराउंडिंग में ही रहेगी और वही रहेगी। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज रिमेन कांस्टेंट, मतलब कि किसी भी चीज़ की अगर हम मैकेनिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जैसे मैकेनिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या हो गया आपका, जैसे हमने देखा कि टेंसाइल हो गया, इलास्टिसिटी हो गई, प्लास्टिसिटी हो गई, स्टिफनेस हो गया, टफनेस हो गया, हार्डनेस हो गया, ये सब सारी प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है, ये मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है, तो ये क्या होती है कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में चीज़ें एक समान बनी रहती है, ये भी परिवर्तित नहीं होती, तो इसीलिए कहा गया है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब हमने आगे बढ़ते हैं कि ये तो हमने देखा इक्विलिब्रियम के बारे में, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या था, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या था, ये दो टाइप्स हमने देख लिया। ठीक, केमिकल इक्विलिब्रियम भी देख लिया। अब आगे बढ़ने वाले हैं हम कि थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस, कि थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस किसे कहते हैं या क्या होती है थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। तो बताया है एन ऑपरेशन और ट्रांजिशन बाय विच अ स्टेट ऑफ अ सिस्टम चेंजेस फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट। मतलब कि बताया है किसी ऑपरेशन में, है ना, जो भी एलिमेंट्स भाग लेते हैं, तो उसकी इनिशियल सिस्टम से स्टेट से फाइनल स्टेट तक के जो उसमें जो चेंजेस आते हैं वो किस में आते हैं, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस के अंतर्गत आते हैं। मतलब स्टार्टिंग में जो चेंजेस हुई है, कुछ समय बाद उसमें और कोई केमिकल रिएक्शन हो जाएगी या कुछ और हो जाएगा, तो इसमें कौन कौन से क्या क्या चेंजेस आए वो बताया जाता है इसके अंतर्गत। किसके अंतर्गत, केमिकल, जैसे हमने देखा कि केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम के अंतर्गत। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होती है उसके अंतर्गत। टाइप्स ऑफ प्रोसेस अगर हम बात करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में बहुत तरह की आपकी प्रोसेसेस होती रहती है। अब देखते हैं कि ये कौन कौन सी प्रोसेस जो थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत ली जाती है। तो सबसे पहला नाम दिया है वो है आपकी कौन सी प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब इसमें कि टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, एक समान बना रहेगा, तो इसे हम कहेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसमें कि T0 = 0 रहता है। एक केमिकल इक्वेशन होता है, तो उसमें अलग अलग चीज़ों को अलग अलग समय कांस्टेंट या 0 रखा जाता है। तो आइसोथर्मल बोला तो हमने देखा कि इसमें टेम्परेचर का कोई ज़्यादा रोल नहीं रहेगा, ये धीरे धीरे ये कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, अगला कहा है आइसोबोरिक प्रोसेस। आइसोबोरिक प्रोसेस क्या होता है कि इसमें जो प्रेशर होगा, प्रेशर में होने वाला जो चेंजेस है वो 0 हो जाएगा। तो उस तरह की प्रोसेस हम देखेंगे कि वो आइसोबेरिक कहलाएगी। आइसोक्लोरिक की अगर बात करते हैं तो इसमें जब कांस्टेंट वॉल्यूम आपको होल्ड पे रखने की ज़रूरत है, ठीक है, या उसे 0 रखते हैं तो उसे कहेंगे हम आइसोक्लोरिक प्रोसेस। ठीक है, इसमें वॉल्यूम आपका कांस्टेंट होगा। ठीक, तो तभी तक हमने 3 देखा। आइसोथर्मल मीन्स टेम्परेचर जब कांस्टेंट है तो आइसोथर्मल, आइसोबेरिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट है तो उसको आइसोबेरिक, आइसोक्लोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आइसोक्लोरिक बढ़ाया। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होती है, जिसमें कि हीट या एनर्जी कांस्टेंट रहती है, उसका ज़्यादा आदान प्रदान नहीं हो पाता, तो उसको हम कहते हैं क्या, एडियाबेटिक प्रोसेस। एक और प्रोसेस होती है आपकी रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो ऐसे आपकी अलग अलग प्रोसेसेस होती है थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस के अंतर्गत। आप इसके अंतर्गत लिख लीजिएगा कि ऊष्मागतिकी के अंतर्गत होने वाली प्रक्रियाएं, ठीक है, या संक्रम। तो हमने देखा ये 6 नाम आप लिख लीजिए।
एक हुआ रिवर्सिबल प्रोसेस और दूसरा हुआ क्या, इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, छठवा है इरिवर्सिबल, और हो जाए तो हमें बताइएगा ताकि हम आगे बढ़ सके। ये ठीक। तो हमने देखा कि आइसोथर्मल प्रोसेस की अगर बात करते हैं तो आइसोथर्मल प्रोसेस कौन सी प्रोसेस होती है, जिसमें कि कांस्टेंट जो टेम्परेचर रहता है वो कांस्टेंट रहता है। इसने बताया फर्स्ट पॉइंट में, इन दिस प्रोसेसेस टेम्परेचर एट इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट इज कांस्टेंट। मतलब ये जो प्रक्रिया का संपन्न होती है आइसोथर्मल जो प्रोसेस होगी, तो उसमें क्या होगा कि इनिशियल स्टेट पे और उसकी फाइनल स्टेट पे, इन दोनों ही स्टेट पे आपका जो टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट होगा। मतलब एक नियत ताप से टेम्परेचर दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि कभी 50 एम्पियर दे रहे हैं तो कभी 100 एम्पियर, कभी 300, कभी 400, कभी 1600, तो नहीं होगा। इसमें एक निश्चित तापमान रखा जाएगा। ठीक है, तो वो उसी चीज़ की बात किया है कि टेम्परेचर को निश्चित रखने की। सेकेंड पॉइंट में बात किया, इन दिस प्रोसेस है सिस्टम एक्सचेंज हीट एनर्जी। मतलब इस तरह की जो प्रोसेस होती है इसमें क्या होता है कि जो सिस्टम होता है वो अपने अंदर से एनर्जी को एक्सचेंज कर सकता है। मतलब अपनी एनर्जी किसी और को दे सकता है सराउंडिंग के आसपास, या उनकी एनर्जी वो खुद भी ले सकता है। ठीक है, तो उसमें ये सेकंड पॉइंट में ये बताया है कि इन दिस प्रोसेस सिस्टम एक्सचेंज हीट एनर्जी विथ इट्स सराउंडिंग। मतलब अपने सराउंडिंग के साथ में क्या कर सकता है कि हीट को एक्सचेंज कर सकता है आइसोथर्मल प्रोसेस में, टू मेंटेन द कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब उसका एक कांस्टेंट टेम्परेचर बनाए रखने के लिए। ठीक, थर्ड बोला है अक्योर इन द क्लोज स्पेस। मतलब ये बंद कमरे में या बंद बॉडी के अंदर कंप्लीट होती है। अब आपने तो कुछ बना के बंद कर दिया अंदर तो देखेंगे ही नहीं, तो वही बात किया इसमें कि अक्योर इन अ क्लोज सिस्टम, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, ये चीज़ें कही गई है। ठीक, 1 मिनट बस मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, अब सारे पॉइंट्स हमें शायद क्लियर हो गए। 1 मिनट। तो हमने बात किया था इरिवर्सिबल प्रोसेस की। तो जो वन डायरेक्शन में जो जाएगी आपकी यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस होगी, वो आपकी प्रोसेस होगी इरिवर्सिबल प्रोसेस। और इसमें बताया था, इसके पहले वाले में इरिवर्सिबल के लिए बताया था कि जो प्रोसेस आपकी 2 डायरेक्शन में कंप्लीट होती है, जैसे हमने ये डायग्राम के थ्रू बताया था। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होगी जैसे हमने बताया था कि भाई वो पानी को आप बना सकते हैं बर्फ, और बर्फ से दोबारा से पानी बना सकते हैं, तो वो हो गई आपकी रिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जांपल हो गया। ऐसे बताया यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस विच प्रोसीड इन अ डेफिनेट डायरेक्शन एंड कैन नॉट बी reversed at any stage, and in which driving force and opposing force differ in a large magnitude। मतलब इसमें बताया है कि ये कभी अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करती, किसी एक डायरेक्शन में वर्क करती है। ये कभी रिवर्स नहीं होगी, है ना। रिवर्स मतलब ऐसे ही गई और फिर इधर से इधर नहीं आएगी रिवर्स होकर के। तो इस तरह की जो प्रोसेस होती है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस कहलाती है। इसका नाम बताया दूसरा, ऑल्सो कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। दे आर रियल प्रोसेस नॉट हाइपोथेटिकल। एग्जाम्पल बताया है, फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। मतलब हीट का जो फ्लो होता है मतलब तापमान का जो आदान प्रदान होता है वो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर हमेशा ताप प्रभावित होता है, कभी निम्न से उच्च की तरफ नहीं होता। ठीक है, मतलब हमने कोई गर्म चीज़ के कांटेक्ट में ठंडी चीज़ को रखा है, तो जो ठंडी चीज़ है वो थोड़ी देर बाद गर्म वाली जैसे वो भी थोड़ी थोड़ी गर्म हो जाएगी। कभी ऐसा नहीं होगा कि गर्म चीज़ को हमने ठंडी चीज़ के कांटेक्ट में रखा और गर्म चीज़ के